दोस्तों, आपको हमारे चैनल द वे जीएस पे स्वागत है। ठीक है, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चंस जो है इससे बहुत वीवीआई क्वेश्चंस जो यहाँ से उठाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी भी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इस भूकंप और ज्वालामुखी की बेसिक चीज़ों की बात करें, ठीक है, तो भूकंप है क्या? ठीक है, यानी पहले इसके बेसिक चीज़ों की बात करते हैं। तो हमारी जो धरती है, यानी धरती जो है, धरातल जो है, वो प्लेटों पर टिकी हुई है। ठीक है, यानी वो उनके नीचे कुछ प्लेटें हैं। ठीक है, वही प्लेटों के टकराने के कारण या अलग हटने के कारण ज्वालामुखी और भूकंप उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो उन प्लेटों की बात करें तो सबसे पहले बात करें अगर प्लेट का, अगर ये प्लेटें एक दूसरे को स्पर्श करते हुए ऊपर और नीचे की ओर जाती हैं तो इसको हम लोग रूपांतर गति बोलते हैं। ठीक है, रूपांतर गति बोलते हैं। जब वही प्लेटें एक दूसरे से अलग होती है, ठीक है, एक दूसरे से अलग होती हैं तो इसको हम लोग अपसारी बोलते हैं। ठीक है, अपसारी। और वही प्लेट जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी गति। ठीक है, अभिसारी। और इन्हीं के कारण, इन प्लेटों के यही कारण हमारा पता चलता है कि भूकंप है या ज्वालामुखी। जब प्लेटें रूपांतर गति में चल रही हो तो यहाँ से हमारा भूकंप उत्पन्न होगा। ठीक है, जब प्लेटें रूपांतर में हो तो भूकंप होगा, जब प्लेटें अलग होती हो तो ज्वालामुखी। ठीक, और यही प्लेट जब एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है तो ये पहाड़ का निर्माण करती है और हमारा हिमालय जो है इसी का उदाहरण है। ठीक है, हिमालय जो हमारा है इसी का उदाहरण है। ठीक है, यानी जब रूपांतर गति हो तो उससे भूकंप आती है। ठीक है, और ज्वालामुखी हो तो प्लेटें जब हटती है यानी अपसारी गति होती है तो ज्वालामुखी। और जब प्लेटें एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं और ये ऊपर की आ जाती हैं उसको अभिसारी गति बोलते हैं और उससे हमारा पहाड़ निर्माण होता है। ठीक है, अब भूकंप की बात करते हैं। सबसे पहले इन प्लेटों को, ठीक है, इन प्लेटों के सिद्धांत को वेगनर ने दिया था। ठीक है, वेगनर जो थे उन्होंने ही इन प्लेटों के सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग भूकंप की। तो सबसे पहले भूकंप है क्या? तो जब प्लेटें टकराने से धरती में यानी धरातल में कंपन उत्पन्न होता है, ठीक है, उसको हम लोग भूकंप बोलते हैं। ठीक, तो भूकंप जहाँ पे प्लेटें यानी ये जो प्लेट है जहाँ पे सबसे पहले स्पर्श करता है और उसके बाद ये कहीं जाके धरातल को स्पर्श करेगा। ठीक है, यानी जहाँ पे सबसे पहले स्पर्श किया उसको हम लोग केंद्र बोलते हैं। ठीक है, केंद्र यानी फोकस, केंद्र यानी फोकस। लेकिन वही जो पृथ्वी पे जाके यानी धरातल पे जहाँ पे क्रस्ट को सबसे पहले छूता है उसको अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर बोला जाता है। ठीक है, यानी जहाँ पे सबसे पहले जाके वो तरंगे यानी वेव्स धरातल को छूगा उसको एपिसेंटर, और प्लेटें जहाँ पे सबसे पहले टकराएंगी उसको हम लोग बोलते हैं केंद्र यानी फोकस। वही बहुत सारे को एपिसेंटर और केंद्र में कंफ्यूजन रहता है कि केंद्र क्या होता है, एपिसेंटर क्या होता है। तो याद रखिए कि धरातल के अंदर जहाँ पे प्लेटें सबसे पहले टकराएं उसको हम लोग केंद्र बोलेंगे, और जहाँ पे धरातल को पहली बार स्पर्श करेगी उसको अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर करेंगे। अगर हम भूकंप की बेसिक चीजों की बात करें तो भूकंप के अध्ययन को, ठीक है, यानी इसके अध्ययन को, भूकंप के अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी, ठीक है, भूकंप के अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी कहते हैं। और ये भूकंप जो है जिस यंत्र से मापा जाता है उस यंत्र को हम लोग सिस्मोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, यानी भूकंप जिस यंत्र से मापा जाएगा उसको सिस्मोग्राफी बोलते हैं और भूकंप के अध्ययन को हम लोग सिस्मोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, भूकंप आने से वहां से तरंगे निकलती हैं। ठीक है, वहां से तरंगे निकलती हैं। ये तरंगे जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ये जो तरंगे यहाँ से निकलती हैं वो तरंगे कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, सबसे पहला पी यानी प्राथमिक तरंगे, पी वेव्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, इसकी स्पीड जो होती है 8 किलोमीटर प्रति आवर होती है। ठीक है, यानी पी वेव्स जो है उसकी स्पीड जो है 8 किलोमीटर प्रति आवर होती है और यह किसी भी माध्यम में चल सकता है। ये इकलौता एक केंद्र है, मतलब इकलौता एक ऐसा तरंग है जो पृथ्वी के केंद्र से होकर भी गुजर सकती है। ठीक है, यानी इसको किसी माध्यम में ये गमन कर सकती है। दूसरा होता है एस तरंग यानी जिसको हम लोग सेकेंडरी वेव्स बोलते हैं। ठीक है, इसकी जो स्पीड की बात करती है 4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, 4 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से गमन करती हैं। ठीक है, यानी 4 किलोमीटर प्रति किलोमीटर की स्पीड के से गमन करती हैं। और तीसरा जो होता है एल तरंग जिसको
सबसे मतलब विध्वंसकारी तरंग भी बोलते हैं। ये जो है 1.5 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है स्पीड गमन करती है। इसको चलने के लिए ये सिर्फ ठोस में, यानी ये जो है इस तरंग जो है ये ठोस में चल सकती है। ये ठोस, द्रव और गैस, एल तरंग जो है ठोस, द्रव, गैस तीनों में चल सकता है। और इसको विध्वंसकारी तरंग भी बोलते हैं। एल तरंग जो है इधर मतलब जिधर से गुजरा उधर से छितिर वितिर कर देगा, ठीक है, यानी जिधर से जाएगा उधर मतलब पूरा एकदम बर्बाद नष्ट कर देगा, ठीक है। इसको लव्स वेव भी बोला जाता है, लव्स वेव। आगे जब प्यार करेगा तो बर्बाद करेगा, सबको पता है कि प्यार करना है तो बर्बाद, इसलिए इसको लव्स वेव भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो होता है सबसे खतरनाक होता है। ध्यान देते, किसी भी माध्यम में जा सकता है, इसी ठोस में जाता है, और ये सिर्फ क्या ठोस, द्रव, गैस तीनों में जा सकता है। इन तरंगों को, ठीक है, इन तरंगों को मापने के लिए कोई यंत्र है, ठीक है, जिसको हम लोग रिएक्टर स्केल बोलते हैं, ठीक है। इन तरंगों को जिस पे मापा जाता है उसको हम लोग रिएक्टर स्केल बोलते हैं। और उस पे 1 से लेके 9 तक पैमाना दिया हुआ रहता है, मतलब भूकंप के मापने के लिए 1 से 9 तक पैमाना दिया रहता है। और हर एक पैमाना जो है, हर एक अगला पैमाना जो है अपने पिछले पैमाने से 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। कितना गुना, यानी 10 गुना ज़्यादा, यानी बोल सकते हैं कि अगर 1 से 2 गए तो जो पिछला हमारा भूकंप जितना था उससे 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव दूसरा भूकंप है। जो मापेंगे तो वहाँ जो 2 पॉइंट आएगा वो ज़्यादा इफेक्टिव रहता है, ठीक है। तो ये रिएक्टर स्केल जो है भूकंपीय तरंगों को मापने का एक है, ठीक है। भूकंप के दौरान हमारे वायुमंडल में एक गैस मुक्त होती है, ठीक है, जिसको हम लोग रेडॉन गैस बोलते हैं। जब भूकंप आने से पहले हमारे वायुमंडल में एक गैस निकलती है जिसको हम लोग रेडॉन गैस बोलते हैं, ठीक है। ये गैस का उपयोग हम लोग कैंसर के उपचार में भी करते हैं, कैंसर के उपचार में, ठीक है। इस रेडॉन गैस का उपयोग जो है हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं, ठीक है। जानवरों को इसी से पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, ठीक है, क्योंकि हम लोग रेडॉन गैस को सूंघ नहीं सकते, लेकिन जानवरों की जो सूंघने की क्षमता होती है हमसे अधिक होती है। और जब वायुमंडल में गैस मुक्त होती है, रेडॉन गैस, तो उन लोगों को वो सूंघ लेते हैं, जिससे उनको पता चलता है कि कुछ दुर्घटना होने वाली है, ठीक है। तो सबको इसी कारण, और यही रेडॉन गैस जो है जिसका उपयोग हम लोग कैंसर के उपचार में करते हैं। अब बात करते हैं भूकंप की। तो भूकंप जो है सबसे ज़्यादा प्रशांत महासागर में, ठीक है। भूकंप जो है सबसे ज़्यादा कहाँ आता है, प्रशांत महासागर में। पूरे विश्व का 68% भूकंप यहीं आता है, ठीक है। यही प्रशांत महासागर में पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा भूकंप आता है। और बात करें अगर डेंजर जोन, हिमालय को भूकंप की दृष्टि से इसको हम लोग डेंजर जोन में रखते हैं, ताकि सबसे ज़्यादा भूकंप इसके आसपास, मतलब इस वाले क्षेत्र में, मतलब जब भी भूकंप आता है तो बहुत तीव्र भूकंप आता है, ठीक है। इसलिए इसको डेंजर जोन में रखा जाता है। और नेपाल वगैरह में आए दिन सुनने को मिलता है कि भूकंप आ रहा है। और सबसे ज़्यादा भूकंप की अगर बात करें तो जापान भी है, जहाँ आए दिन पता चलता है कि भूकंप आ रहा है। तो वहाँ आने का रीज़न है कि जापान जो है एक तरफ एशियाई प्लेट और एक तरफ प्रशांत महासागर प्लेट के किनारों पर स्थित है, ठीक है, जिसके कारण प्लेटें अक्सर टकराते रहती है, घिसते रहती है, जिस कारण जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आता है, ठीक है। ये था भूकंप से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक, ठीक है। यानी बेसिक चीज़ जो भूकंप के लिए है वो यही रहेगी, ठीक है। बाकी आप लोग और क्वेश्चंस देखिएगा, हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चंस भूकंप से पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। आगे देखते हैं हम लोग ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है, यानी ज्वालामुखी क्या है, ठीक है। अब देखते हैं ज्वालामुखी के बारे में, ठीक है। तो अगर ज्वालामुखी की बात करें तो ज्वालामुखी है क्या, ठीक है। तो मतलब बोल सकते हैं कि धरती के यानी पृथ्वी का वह छिद्र या दरार जिसके अंदर से लावा यानी मैग्मा, जल, वाष्प, गैस, राख, धूल, कण इत्यादि बाहर निकलते हैं, ठीक है, उसको ज्वालामुखी कहते हैं। यानी ये हमारी धरातल है, यानी कहीं से धरातल के अंदर कहीं से, ठीक है, कोई पदार्थ, ठीक है, यानी निकला बाहर, ठीक है, तो उसको हम लोग ज्वालामुखी, यानी मतलब यहाँ से जो क्या बोलते हैं मैग्मा, लावा वगैरह निकलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ज्वालामुखी बोलते हैं, ठीक है। तो आखिर ज्वालामुखी आते क्यों हैं, ठीक है, तो इससे कुछ तो कारण होंगे। तो अगर कारण की बात की जाए, यानी ज्वालामुखी आने के कारण की बात की जाए, तो सबसे पहला कारण हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे क्रस्ट जो होगा वो पतला होगा, ठीक है, क्रस्ट पतला होगा। दूसरी कारण की बात करें तो वो जहाँ वहाँ पे होगा मतलब मैग्मा, ठीक है, मैग्मा क्रस्ट को छू रहा होगा,
क्रस्ट को छू रहा होगा, या हो सकता है वहाँ जल की अधिकता हो, ठीक है, जल की अधिकता, ठीक है। ये सब कारण है मतलब ज्वालामुखी आने के। यानी ज्वालामुखी कहाँ से विस्फोट हो सकते हैं, तो वहाँ या तो क्रस्ट पतला होगा, या जो मैग्मा है यानी वो क्रस्ट को छू रहा होगा, या वहाँ पे जल की अधिकता होगी, ठीक है। जब ज्वालामुखी विस्फोट होती है तो वहाँ से एक छिद्र बनता है, ठीक है, यानी मुंह खुलता है, जिसको हम लोग क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस छिद्र को हम लोग क्रेटर का नाम देते हैं, ठीक है। और ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान यहाँ से जलवाष्प, ठीक है, लावा, बड़े बड़े चट्टाने, ठीक, गैस, मतलब ये सब पदार्थ जो बाहर आते हैं, ठीक है। यानी ज्वालामुखी की क्रिया जब होती है तो वहां से जलवाष्प, लावा, चट्टाने, गैस, यानी बड़ी बड़ी चीजें, वस्तुएं, ठीक है, धूलकण बोल सकते हैं, राख, ठीक है, राख, धूलकण इत्यादि बाहर निकलती हैं, ठीक। और जब यही मतलब पदार्थ निकल के जब ठंड होती है वो कुछ मतलब निर्मित होती है, ठीक है। यानी अगर इनके साथ यानी इस लावा के साथ अगर सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन जो है हमारा 75% आया होगा, तो वो पहाड़ का निर्माण करती है। यानी वो ज्वालामुखी जो है अपने आसपास पहाड़ का निर्माण करती है, लेकिन वही सिलिकॉन की मात्रा जो हो जाएगी वो कितना 25% रहेगी, तो वो जो है वो पठार का निर्माण करती है, ठीक है। एक चीज और है, ज्वालामुखी की क्रिया के दौरान जब ये मैग्मा यानी ठंड होती है तो मतलब चट्टानों के रूप में रूपांतरित होती हैं, ठीक है। तो वो चट्टानें दो तरह की होती है, एक रवेदार चट्टान, एक अरवेदार चट्टान, ठीक है। तो रवेदार चट्टान क्या है और अरवेदार चट्टान क्या है, ठीक है। जब देखिए मैग्मा जो बाहर निकल के जब ठंडी होती है तो वो अरवेदार चट्टान, ठीक है। यानी जो मैग्मा जो है ठंड होकर बाहर, जब बाहर ठंड होती है तो और अवेदार चट्टान बनती है। लेकिन यही अगर ज्वालामुखी कहीं निकल रहा है, ठीक है, और वहां से वो पृथ्वी में कहीं जगह ले लिया, ठीक है, यानी क्रस्ट के नीचे कहीं जगह ले लिया और वहां पे वो ठंडा हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रवेदार, ठीक है, रवेदार चट्टान है, ठीक है। अगर ज्वालामुखी की बात की जाए तो ज्वालामुखी हमारी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहला होती है सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है। सक्रिय ज्वालामुखी कहने का मतलब है कि वैसी ज्वालामुखी जहाँ से अभी तक लावा, मैग्मा, गैस वगैरह निकल ही रही है, ठीक है। दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि ये 1-2 बार वहां से निकल चुके हैं और अभी निकलना बंद हो गई है, लेकिन इन फ्यूचर में कभी भी विस्फोट हो सकती है। तीसरा होता है मृत, और मृत का मतलब हो गया, समझ रहे हैं, मतलब 1-2 बार निकल चुकी हैं या फिर मतलब कितनी बार निकल चुके हैं, अब वहां से नहीं निकलेंगे, ठीक है। यानी वहां से ज्वालामुखी अब विस्फोट नहीं होगा, उसको मृत ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। अगर सक्रिय ज्वालामुखी की बात करें तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट में आते हैं कॉटोपैक्सी। कॉटोपैक्सी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। और यह विश्व की सबसे ऊंची ज्वालामुखी है, ठीक है। सबसे ऊंची ज्वालामुखी जो है कॉटोपैक्सी है। और वही एस्ट्रोम वैली, एक होता है एस्ट्रोम वैली, ठीक है। एस्ट्रोम वैली भी जो है इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? इसको भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज, ठीक है, प्रकाश पुंज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चंस बार बार आते हैं कि भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज किसको कहा जाता है, तो हम सीधे बोल सकते हैं कि एस्ट्रोम वैली जो है, जिसको हम लोग भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज कहते हैं, ठीक है। यानी प्रकाश पुंज कहने का मतलब हो गया कि ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जो अपने आसपास मतलब यहाँ से ऊर्जा निकल रही है और ये अपने आसपास के जगहों को रोशनी देता है, ठीक है। रात के समय भी आसपास के क्षेत्रों में रोशनी रहती है, जिसके कारण इसको भूमध्य सागर का प्रकाश पुंज कहा जाता है। अब बात करते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी की। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो होता है फ्यूजियामा, ठीक है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो है वो प्रसुप्त ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं, ठीक। और ये जो है कहाँ पे, अगर इसकी बात की जाए कि फ्यूजियामा है कहाँ पे, तो ये जापान में, ठीक है। यानी जापान में जो है यह फ्यूजियामा ज्वालामुखी जो प्रसुप्त है, ठीक है। यही मृत की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है वो कोह सुल्तान, ठीक है। यानी मृत में कोह सुल्तान है। बाकी इन सब से जो सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, इसका आप लोग बुक से भी क्वेश्चंस देख सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है, ताकि इससे जो रिलेटेड बचा हुआ कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, यानी जो टॉपिक होगा वो हमारा क्लियर हो जाए। कॉन्सेप्ट तो सबके लिए यही रहेगा, बाकी वही जो है सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है।
अगर भारत में बात की जाए तो भारत में एक ज्वालामुखी है जिसको बैरन बोलते हैं, ठीक है। बैरन जो है वो भारत का ज्वालामुखी है और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, ठीक है। यानी जो बैरन जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। एक और है भारत में पुष्कर झील, ठीक है, पुष्कर झील, ठीक है। पुष्कर झील जो है यह ज्वालामुखी द्वारा जो निकला जल उसके द्वारा निर्मित झील है, ठीक है। इसको बोल सकते हैं पुष्कर झील जो राजस्थान में है, इसको बोल सकते हैं कोल्डेरा से निर्मित झील है, कोल्डेरा निर्मित झील पूछे, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पुष्कर, ठीक है। कोल्डेरा निर्मित झील जब पूछेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि पुष्कर झील जो हमारा राजस्थान का है वो कोल्डेरा निर्मित झील है, ठीक है। कुछ एक होते हैं धुआंरे कहने का मतलब है कि ज्वालामुखी निकल गया लेकिन वहां से मतलब मैग्मा वगैरह निकलना बंद हो गया, ठीक है, लेकिन वहां से अभी तक जलवाष्प वगैरह निकल रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग धुआंरे बोलते हैं, ठीक है। और अलास्का को हजारों धुआंरों की घाटी, यानी अलास्का जो है उसको हम लोग हजारों धुआंरों की घाटी बोलते हैं, ठीक है। एक होता है गीजर, ठीक है, एक होता है गीजर कहने का मतलब है कि वहां से अभी तक गर्म पानी, ठीक है, गर्म पानी निकल रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग गीजर बोलते हैं। और ये जो है अमेरिका के, ठीक है, कहाँ, अमेरिका के फेथफुल पार्क में, ठीक है, यूएसए के फेथफुल पार्क में ये है और इसका नाम जो है येलो स्टोन है, ठीक है, येलो स्टोन है जिसको हम लोग गीजर बोलते हैं। और ये अमेरिका के कहाँ पे है, फेथफुल पार्क में, ठीक है। एक होता है रिंग्स ऑफ फायर, यानी रिंग्स ऑफ फायर क्या है, बात करें अगर रिंग्स ऑफ फायर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रिंग्स ऑफ फायर, ठीक है, ये है क्या, ठीक है। तो प्रशांत महासागर को हम लोग रिंग्स ऑफ फायर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्रशांत महासागर, किसको, प्रशांत महासागर को रिंग्स ऑफ फायर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, अगर बात करें प्रशांत महासागर की तो यहाँ पे सबसे बेसी ज्वालामुखी है, ठीक है, यानी 65% ज्वालामुखी जो है वो प्रशांत महासागर में, कितना, 65% ज्वालामुखी जो है वो प्रशांत महासागर में है। और वो इस प्रकार है कि प्रशांत महासागर के किनारों पर, ठीक है, एक वलय के टाइप का ज्वालामुखी है, ठीक है, इसलिए उसको रिंग, यानी रिंग के आकार का है, इसलिए उसको रिंग्स ऑफ फायर बोलते हैं, यानी अग्नि वलय, ठीक है। इसलिए प्रशांत महासागर को रिंग्स ऑफ फायर बोला जाता है, उसके किनारों पे मतलब बहुत सारे ज्वालामुखियां हैं, ठीक है, इसलिए उसको रिंग्स ऑफ फायर बोला जाता है। ये थी हमारी ज्वालामुखी से कुछ बेसिक कंसेप्ट है, ठीक है, ये कंसेप्ट कभी चेंज नहीं होने वाली है, जो है वही रहेंगी। बाकी बोले ही हैं सक्रिय, प्रसुप्त और मृत ज्वालामुखी का आप लोग देख लीजिएगा बुक से, बाकी जो कंसेप्ट हम पढ़ा दिए वो कंसेप्ट ही रहेगा, ठीक है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाला वीडियो का अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।